जी के मस्ती एमएस में आपका फिर आज स्वागत है। टी.एस. इलियट के बाद में जो टीजीटी और पीजीटी का कोर्स है, पीजीटी का, उसमें विलियम बटलर ईट्स हैं। उनका पहले हम जीवन परिचय आपको बताएंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो सुधीर के अरोरा की पुस्तक में है उनको हम बताएंगे। तो विलियम बटलर यानी W.B. ईट्स का जन्म जो हुआ था वो 18 जून को 1865 को हुआ था। 18 जून को, कहीं कहीं 13 जून दिया होता है, बीए वाली किताब में 18 जून दिया है, तो जून आप समझ लीजिएगा। 1865 सन था और सैंडी माउंट जो डबलिंग के निकट है, कहाँ हुआ था? सैंडी माउंट में हुआ था, जो डबलिंग के निकट है, आयरलैंड में। आयरलैंड देश है, डबलिन शहर है और सैंडी माउंट एक छोटा सा कस्बा है, वहीं इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम जॉन बटलर ईट्स था, जो बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर थे। इनके पिता कौन थे? जॉन बटलर ईट्स, जो बहुत प्रसिद्ध पेंटर थे। मम्मी जो थी, इनका नाम सुसान था। सुसन्ना जो विलियम शेक्सपियर की पत्नी मम्मी थी, लड़की थी सुसन्ना विलियम शेक्सपियर की, लेकिन इनकी मम्मी का नाम भी सुसान था, जो पॉलेक्स फेन फैमिली से रिलेटेड थी। पॉलेक्स फेन फैमिली काउंटी स्लाइगो की फेमस फैमिली थी, उनसे इनकी मम्मी सुसान जो है वो बिलोंग्स करती थी। पिता जॉन बटलर ईट्स, मम्मी सुसान। अब इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी का नाम मिस मॉड गॉन था, जो प्रेमिका थी इनकी, और पत्नी इनकी थी मिस जॉर्जियो हाइड लीस। क्या नाम था इनकी पत्नी का नाम? मिस जॉर्जियो हाइड लीस। 1917 में इनकी शादी हुई थी। प्रेमिका इनकी थी मिस मॉड गॉन। अब ऑनर्स, इनको पुरस्कार क्या क्या मिले? पुरस्कार इनको मिले 1923 में नोबेल प्राइज मिला, और ये जो विलियम बटलर ईट्स थे, प्रथम आयरलैंड देश के प्रथम ऐसे व्यक्तित्व थे जिनको पहली बार नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला। मृत्यु इनकी 28 जनवरी 1939 को हुई, और कहाँ हुई? रोक्यू ब्रून में हुई। रोक्यू ब्रून में हुई, जो फ्रांस के दक्षिण में है। रोक्यू ब्रून जो है वो फ्रांस के दक्षिण में है, वहाँ इनकी मृत्यु हुई। और उनके पार्थिव शरीर को कहाँ लाया गया? सितंबर महीने में लाया गया 1948 को, ब्यूरियल के लिए, दफनाने के लिए चर्चयार्ड ड्रम्प क्लिफ में। मृत्यु 1939 में हो गई, शरीर 1948 को लाया गया सितंबर महीने में, और मृत्यु जनवरी में हुई थी 28 जनवरी को। और रोक्यूर ब्रून जो दक्षिणी फ्रांस में है, उनके शरीर को लाया गया ड्रम्प क्लिफ चर्चयार्ड में दफनाने के लिए 1948 में। एक बार फिर सरसरी दृष्टि डालते हैं। जन्म 13 या 18 जून को 1865 को, सैंडी माउंट डबलिंग के नियर आयरलैंड में। पापा का नाम जॉन बटलर, प्रसिद्ध पेंटर। माता का नाम सुसान, जो पॉलेक्स फेन फैमिली से रिलेटेड। इनके लवर, इनकी प्रेमिका का नाम मिस मॉडगॉन, और पत्नी का नाम मिस जॉर्जिए हाइड लीस। सम्मान 1923 में नोबेल प्राइज इनको मिला, प्रथम आयरिशमैन अवार्डेड, और मृत्यु 28 जनवरी 1939। और चर्चयार्ड ड्रम्प क्लिफ में दफनाने के लिए 1948 में इनकी लाश को लाया गया, और मृत्यु तो इनकी दक्षिणी फ्रांस में रोक्यूर ब्रून में हुई थी। नियर स्लाइगो अंडर द शैडो ऑफ बेन बेल्डन की छाया के अंतर्गत स्लाइगो के नियर इनका जो चर्चयार्ड था उसमें दफनाए गए। चर्चयार्ड कौन सा? ड्रम क्लिफ का चर्चयार्ड। अब लिखिएगा इनका विस्तृत रूप से। उसके माता पिता बचपन में लंदन गए, मगर वह स्लाइगो में अपने मामा के पास रहा। उसके मामा व्यापारी और शिप ओनर थे। उसने अपना बचपन वहीं गुजारा। वह 10 साल की उम्र पर लंदन गया। देखो, उनके माता पिता जो बचपन में जब थे बटलर, तो उनके माता पिता लंदन चले गए, मगर वह अपने
स्लाइगो में ही रहा, इस SLIGO स्लाइगो में ही रहा। तो उन किनके पास रहा? तो स्लाइगो में वो अपने मामा के पास रहा। जब वह उनके मामा एक व्यापारी थे और जहाज़ों के मालिक थे। जब उसका बचपन वहीं गुजर गया, 10 साल का हुआ, तब वह लंदन गया, जहां उसने स्कूल अटेंड किया। लंदन में फिर क्या किया उसने? स्कूल अटेंड किया। 15 वर्ष का होने पर आयरलैंड फिर लौट आया। 10 साल में गया और 15 साल का जब हो गया तब फिर आयरलैंड लौट आया अपने स्लिगो और स्मिथ स्कूल इन डबलिंग ज्वाइन किया। 15 साल होने पर 10 साल में गया लंदन, 15 साल में वो लौट आया और 15 साल में जब आयरलैंड लौट आया तब उसने डबलिंग में एक स्कूल था जिसका नाम था स्मिथ स्कूल। डबलिंग में कौन सा स्कूल था? स्मिथ स्कूल। उसको ज्वाइन किया। 3 वर्ष तक उसने पेंटिंग का अध्ययन किया। उसके पिता पे बहुत ही फेमस पेंटर थे, तो उसने 3 वर्ष तक स्मिथ स्कूल में जो डबलिन में था वहाँ पेंटिंग का अध्ययन किया। लेकिन उसकी रुचि साहित्य में अधिक थी। वह पेंटिंग में असफल रहा और ड्रीमी पोएम और फाक टेल्स में प्रेम रखते थे। पेंटिंग में वो असफल रहा क्योंकि उसकी रुचि ही साहित्य में थी, इसीलिए पेंटिंग में कैसे सफल रहता। वो ड्रीमी पोएम और फाक टेल्स में बहुत प्रेम रखता था। वह किसानों को सिंगिंग और कहानी सुनना पसंद करते थे। किसान लोग जब गाते और फाक टेल्स कहते, लोक कथाएं कहते, तब बटलर जी को बहुत आनंद आता था। आगे उनकी पहली कविता, किसकी पहली कविता? विलियम बटलर की पहली कविता आइलैंड ऑफ स्टोन्स 19 वर्ष की उम्र पे आई। 15 साल में तो आयरलैंड लौट आए। 3 वर्ष तक उन्होंने स्मिथ स्कूल में अध्ययन किया पेंटिंग का। पेंटिंग में असफल रहे क्योंकि इन्हें फाक ड्रीमी पोएम पसंद थी। तो फिर 19 साल के जब हुए तब इनकी पहली कृति आई, पहली कविता आई, जिसका नाम है आइलैंड ऑफ स्टोन्स। कभी कभी पूछ देगा कि विलियम बटलर की पहली पोएम कौन सी है, तो पहली पोएम इनकी 19 वर्ष की उम्र पर द आइलैंड ऑफ स्टोन्स आई, जो प्रकाशित हुई डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में प्रकाशित हुई। किसमें प्रकाशित हुई? डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में प्रकाशित हुई। तो ध्यान रखना, पहली पोएम द आइलैंड ऑफ स्टोन्स 19 वर्ष की उम्र पर प्रकाशित कहाँ हुई? डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में। अगला पॉइंट कह रहा है एंग्लो आयरिश लैंड ओनिंग क्लास में जन्म होने के नाते। इनका जन्म किस वर्ग में हुआ? एंग्लो लैंड ओनिंग क्लास में इनका जन्म होने के नाते वह सेल्टिक रिवाइवल, जो विक्टोरियन युग के दौरान आयरलैंड में अंग्रेजी नियम के सांस्कृतिक प्रभावों के विरुद्ध एक आंदोलन में शामिल हो गए। मतलब ये एक सेल्टिक रिवाइवल था जो इनके वर्ग के लोग कर रहे थे। तो विक्टोरियन युग के दौरान वे जो लैंड ओनिंग क्लास के थे, आयरिश लैंड ओनिंग क्लास के थे, तो वो उस विद्रोह में शामिल हो गए, आंदोलन में। तो शामिल जब हो गए, जिससे आयरलैंड की मातृ विरासत की आत्मा की वृद्धि हुई, जिससे इनको मतलब उस आयरलैंडी विद्रोह में शामिल हुए, तो इनको आयरलैंड के प्रति लगाव ज़्यादा हो गया। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किस वर्ग के थे? तो ये एंग्लो आयरिश लैंड ओनिंग क्लास के थे। और किस विद्रोह में? विक्टोरियन युग के दौरान इन्होंने भाग लिया, द सेल्टिक रिवाइवल। आगे, यद्यपि ईट्स ने कभी भी स्वयं गौलिक का अध्ययन नहीं किया। किसका? गौलिक का अध्ययन नहीं किया, फिर भी उसका लेख शताब्दी के टर्न पर आयरिश मैथोलॉजी और फाल्कलोर के स्रोतों से पूर्ण रूप से खींचे गए। मतलब कभी भी उन्होंने पुरानी कथाओं का अध्ययन तो नहीं किया गौलिक का, लेकिन उनकी जो लेखनी है उसमें माइथोलॉजी, जो लोक कथाएं हैं, उनका भरपूर आनंद मिलता है। अगला कथन, उनके काव्य पर एक आयरिश का क्रांतिकारी, वही सेल्टिक रिवाइवल में जो भाग लेने वाला क्रांतिकारी मॉड गन का गहरा प्रभाव रहा। मतलब जो क्रांतिकारी था, हमने बताया था, ये एंग्लो आयरिश लैंड ओनिंग क्लास के थे, सेल्टिक रिवाइवल विद्रोह में शामिल होते थे। तो उसी क्रांति में एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था मॉड गॉन। उसका इन पर किसका प्रभाव? मॉड गॉन का बहुत प्रभाव रहा, जिसे वह और मॉड गॉन से वो 1888-89 में जॉन ओ लेरी के माध्यम से मिले। किससे मिले? जॉन ओ लेरी के माध्यम से मिले। वह औरत अपनी जोरदार राष्ट्रीय राजनीति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। मॉड गॉन से प्रभावित तो थे ही। 1888-89 में जॉन ओ लेरी से मिले, LEARY, लेरी से मिले।
मतलब मॉडगॉन से ये जॉन लेरी ने मिलाया था मॉडगॉन से। वो लेडी जो है बड़ा अच्छी राजनीति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, उससे वह कहने लगे। फिर उसके प्रभाव से आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड से जुड़े, तब उसकी उम्र 20 साल थी। मतलब जॉन लेरी का प्रभाव इन पर पड़ा। 1888-89 में जॉन लेरी से मिले। वह एक बहुत ही राजनीतिक और सुंदर महिला थी। उसी के प्रभाव से ये आयरिश रिपब्लिकन ब्रदरहुड एक संस्था चलती थी, एक क्रांति राजनीतिक दल संस्था थी, उनसे ये जुड़े, तब इनकी उम्र 20 साल थी। अगला पॉइंट, 1896 में वह लेडी ग्रेगोरी और जे.एम. सिंज से मिले। 1888-89 में जॉन ए लेरी से मिले। 1896 में वह लेडी ग्रेगोरी और जे.एम. सिंज से मिले। उसने आयरिश नेशनल थिएटर के एक प्रोजेक्ट पर ग्रेगोरी के प्रभाव से कार्य किया। मतलब आयरिश नेशनल थिएटर में किसके प्रभाव से कार्य किया? ग्रेगोरी के प्रभाव से कार्य किया। और ग्रेगोरी से मिले कब थे? तो मिले थे 1896 में। लेडी ग्रेगोरी से भी मिले थे और जे.एम. सिंज से भी मिले थे। आयरिश नेशनल थिएटर उस समय चलता था, तो उस प्रोजेक्ट में इन्होंने कार्य किया ग्रेगोरी के प्रभाव से। फिर क्या हुआ? फिर 1902 आया। 1902 में वह आयरिश ड्रामेटिक नेशनल सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट हुए। 1902 में वो क्या हो गए? आयरिश ड्रामेटिक नेशनल सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष हो गए। क्या अब बहुत क्वेश्चन आ जाता है, आयरिश ड्रामेटिक नेशनल सोसाइटी की स्थापना फाउंडर प्रेसिडेंट कौन हुए 1902 में? तो कौन हुए? बटलर साहब हुए। फिर 1904 में दी अबे थिएटर का प्रोड्यूसर मैनेजर हुए। 1904 में इनको कौन सा हुआ? एक अबे थिएटर चलता था आयरिश में। कौन थिएटर? अबे थिएटर। तो उसके ये प्रोड्यूसर मैनेजर हुए। 1902 में आयरिश ड्रामेटिक नेशनल सोसाइटी के फाउंडर प्रेसिडेंट, और 1904 में दी अबे थिएटर के प्रोड्यूसर मैनेजर हुए। 1903 में मॉडगॉन ने मेजर जॉन मैकब्राइड से शादी की। मॉडगॉन जो थे, वो जो मेजर जॉन मैकब्राइड से शादी की, यह अखबार ईट्स के लिए शौक साबित हुए। मतलब जिनके लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जिनका इन पर बड़ा प्रभाव था, मॉडगॉन जिनसे ये मिले थे। मॉडगॉन से मेजर जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली। अखबार ईट्स के लिए शौक साबित हुई। उसने एक विवाहित महिला से, डायना वर्नोन से संबंध रखे। किसने? विलियम। अब शादी तो वो करना चाहता था मैकब्राइड से, लेकिन मॉडगॉन ने जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली। तो फिर क्या हुआ? ईट्स के लिए शौक साबित हुआ। उसके बाद इसने एक विवाहित महिला डायना वर्नन से संबंध रखे। डायना वर्नन से संबंध रखे। फिर 1916 आया। 1916 में क्या घटना घटी? 1916 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई नाइटहुड की पदवी ठुकरा दी। 1916 में नाइटहुड की पदवी जो है ठुकरा दी। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई नाइटहुड की पदवी जो है बटलर साहब ने ठुकरा दी। उसने मॉड की एडॉप्टेड पुत्री, मतलब दत्तक पुत्री मॉड की जो थी, जिसका नाम था इजेउल्ट मैकब्राइड को प्रपोज किया, लेकिन उसने अब स्वीकार कर दिया। मॉड की एक पुत्री थी, एडॉप्टेड पुत्री, ISEULT इजॉल्ट मैकब्राइड, प्रपोज किया, लेकिन उसने इनके प्रपोज को अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ? 1922 में मिस जॉर्जिए हाइड लीस से शादी की। 1922 में किससे शादी की? मिस जॉर्जी हाइड लेस से शादी की, लेकिन मॉडगन का उसके काव्य पर प्रभाव रहा। मतलब शादी तो नहीं हो पाई मॉडगन से, लेकिन उसके काव्य पर प्रभाव सदैव बटलर का बना रहा। मॉडगन का ईट्स आयरलैंड में राजनीति से गहराई से जुड़ा था। ईट्स जो था आयरलैंड की राजनीति से
गहराई से जुड़ा था और 20 वर्ष तक इंग्लैंड से आयरलैंड स्वतंत्र होने के बावजूद उसकी कविता अपने देश व यूरोप की शांति में राजनीतिक स्थिति के बारे में एक शांति प्रकाशित करती थी। 20 वर्ष तक इंग्लैंड से आयरलैंड स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी कविता अपने देश के लिए ही थी। यूरोप की शांति में राजनीतिक स्थिति के बारे में एक शांति प्रकाशित करती थी। लंदन में अपने अमेरिकी साथी टी.एस. इलियट, इजरा पाउंड। लंदन में कौन साथी थे इसके? अमेरिकी साथी। तो टी.एस. इलियट इसके साथी अमेरिकन थे और इजरा पाउंड दोनों अमेरिकन थे। तो दोनों साथी जो थे अमेरिकी साथी की बढ़ती बातचीत का वर्णन करते हुए लिखते हैं। कई बार इन्होंने उस बातचीत लिखा है कि हमारे इजरा पाउंड और टी.एस. इलियट बहुत ही प्रसिद्ध दोस्त हैं, और आयरलैंड पर भी इसने देशभक्ति की कविताएं लिखी, यद्यपि वो इंग्लैंड में रहता था। अगला पॉइंट, उसने कविता शैली और स्पेंसर की नकल में प्रारंभ की थी। उसने शैली और स्पेंसर की नकल भी प्रारंभ की। बटलर ने शैली और स्पेंसर की बहुत प्रभाव था। 1910 के बाद उसका कार्य पूर्ण रूप से पाउंड से प्रभावित था। 1910 के बाद में जितनी भी कविताएं लिखी उस पर पाउंड यानी इजरा पाउंड का बहुत प्रभाव था। अपनी भावनाओं व कल्पनाओं में और अधिक आधुनिक होते हुए, लेकिन ईट्स ने कभी भी ट्रेडिशनल कविता के रूप में अपने कड़क आभूषण से कभी नहीं सजाया। मतलब अपनी कल्पनाओं और अपने काव्य में ट्रेडिशनल कविता को कभी नहीं इसने महत्व दिया। उसका जीवन पर्यंत मिस्टिसिज्म और दी एकुलेट रुचि रहा। मतलब उसकी रुचि किसमें थी? मिस्टिसिज्म और एकुलेट काव्य में रुचि रही, जो कुछ पाठकों को ऑफ पेंटिंग था, लेकिन उसमें एडवेंसिंग हिज आइडिसिक्रेटिक दर्शन में अस्वाभाविक रुचि बनाई रखी। अपनी कविता ज्यों ज्यों बूढ़ा होता गया त्यों त्यों और मजबूत बनाता गया। फिर 1922 आया। 1922 में आयरिश फ्री स्टेट का सीनेटर नियुक्त किया गया। 1922 में आयरिश फ्री स्टेट का क्या नियुक्त किया गया? सीनेटर बना। 1922 में सीनेटर बना विलियम बटलर आयरिश फ्री स्टेट का। उसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पद के रूप में याद किया जाता है। एक मुख्य नाटककार, प्रसिद्ध अबे थिएटर इन डबलिंग 1904 के रूप में याद किया जाता है। अबे थिएटर का नहीं बना था संस्थापक 1904 में, वही उसके रूप में याद किया जाता है। शताब्दी में किसी भाषा में महान कवियों में से एक बटलर जी थे। उसने गैल्वेथोर बैली दी टावर में एक नॉर्मन कैसल खरीदा। क्या खरीदा? एक सामान्य सा महल खरीदा था गैल्वेथोर बैली टावर में। यद्यपि आध्यात्मिक की ओर मुड़ने के बावजूद वह मुख्य तौर पर स्केप्टिकल एंड इरोनिक था। जब अध्यात्म में बात करता था तब उसका प्रभाव कैसा था? इरोनिक था, स्केप्टिकल था। कुचिउलेन कंफर्टेड कविता उनकी मृत्यु से कुछ घंटों पहले डिक्टेट की गई थी। कौन सी कविता उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले उन्हीं को डिक्टेट की गई थी? कुचिउलेन कंफर्टेड। 1923 को नोबेल प्राइज मिला। 28 जनवरी 1939 73 साल की उम्र पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये तो जीवन परिचय था। अब इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। पोट्री में इनकी रचना है, जो फेमस वर्क हैं, मुख्य वर्क हैं। तो पोट्री में पहली रचना 1885 में आई, जिसका नाम था दी युवेनिलिया इमेचर बॉयस पोएम्स एंड पोएटिक प्लेज। क्या थी? दी इवेनियलिया इमेचर बॉयस पोएम्स एंड पोएटिक प्लेज। और एक इनकी 1889 में कविता आई जिसका नाम था दी क्रॉस वेज। क्या आई? दी क्रॉस वेज। अगला वर्क आया दी रोज, 1893 में आया दी रोज। और 1899 में आया दी वाइंड एमॉन्ग दी रीड्स। दी वाइंड एमॉन्ग दी रीड्स 1899 में बहुत फेमस वर्क है। अगला है इन दी सेवन वुड्स, 1904 में आया इन दी सेवन वुड्स। 1910 में आया द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स। द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम 1910। रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1914 में। द वाइल्ड सॉन्स एट कुली। द वाइल्ड सॉन्स एट कुली 1919 में। 1921 में मिचेल रोहर्ट्स एंड दी डांसर्स। 1921 में कौन कविता आई? मिचेल रोहर्ट्स एंड दी डांसर्स। और 1928 में
दी टावर आई। 1928 में कौन कविता आई? दी टावर आई। 1935 में कौन सा वर्क आया? ए फुल मून इन मार्च। ए फुल मून इन मार्च। और लास्ट पोएम इनकी जो थी, लास्ट पोएम, 2 प्लेज आए पोएम के रूप में, ड्रामा आए। कौन कौन आए? पोस्ट हुमस, मरने के बाद आया दी वाइडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स 1933 में। वर्ड फॉर म्यूजिक परहैप्स, ये भी आया इनकी मृत्यु के बाद में। ए वुमेन यंग एंड ओल्ड, ये रचनाएं इनकी 1936 और 39 के मध्य में आई। तो एक बार फिर देख लेते हैं। 1885 में दी युवेनिलिया इमेचर बॉयज पोएम्स एंड पोएटिक प्लेज। 1889 में दी क्रॉसवेज। 1893 में दी रोज। 1899 में दी वाइंड एमॉन्ग दी रीड्स। 1904 में इन दी सेवन वुड्स। 1910 में दी ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स। 1914 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 1919 में दी वाइल्ड सॉन्स एट कुली। 1921 में मिचेल रोहर्ट्स एंड दी डांसर्स। 1928 में दी टावर। 1935 में ए फुल मून इन मार्च। और लास्ट पोएम जिनके 2 ड्रामा, कविता वाली और ड्रामा भी आए, 2 प्ले ड्रामा एंड ए ड्रामा, दी वाइंड स्टेयर एंड अदर पोएम 1933। वर्ड फॉर म्यूजिक परहैप्स, ये भी वर्क बाद में आया। और ए वुमेन यंग एंड ओल्ड। तो ये तो ही पोएट्री। अब ड्रामा इनके कौन कौन से आए, ड्रामा देख लीजिएगा। ड्रामा एक आया इनका 1886 में आया, मस्डर ए ड्रामेटिक पोएम। मैसाडर जो है एक ड्रामेटिक पोएम। 1892 में द काउंटलेस कैथलीन, बहुत अच्छा ड्रामा है इनका, 1892 में आया दी काउंटलेस कैथलीन। और 1894 में आया द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर 1894। द शैडो वाटर्स 1900 में आई। कब आया ये शैडो वाटर्स? 1900 में। द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर 1934 में। द हेरेंस एग 1938 में। द हेरेंस एग 1938 में। द रेस्क्यूरेक्शन 1927 में। देख लो एक बार ड्रामा सारे। मैसाडर ए ड्रामेटिक पोएम 1886। द काउंटलेस कैथलीन 1892। द काउंटलेस कैथलीन 1892। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर 1894। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर 1894। द शैडो वाटर्स 1900। द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर 1934। द हेरेंस एग 1938। द रिसरक्रेक्शन 1927। ये तो इनके ड्रामा। कुछ और भी कार्य इनके हैं, कुछ और भी वर्क हैं, जैसे रिवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ, ये ऑटोबायोग्राफिकल है। कौन सा? विलियम बटलर का ऑटोबायोग्राफिकल है रिवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। अगला है ही रोट इंट्रोडक्शन ऑफ टैगोर्स गीतांजलि एंड आल्सो ऑफ पुरोहित्स एंड इंडियन मॉन्क। मतलब इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा था टैगोर की गीतांजलि का, और पुरोहित का इंडियन मॉन्क भी लिखा था। तो ये इनके बहुत फेमस कार्य हैं। एक ऑटोबायोग्राफिकल, आपसे पूछेगा कि बटलर का, विलियम बटलर ईट्स का जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वो कौन सा है, तो है रिवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। और उन्होंने गीतांजलि के टैगोर का इंट्रोडक्शन लिखा और पुरोहित्स एंड इंडियन मॉन्क लिखा। और इन्होंने लिखा है ही ट्रांसलेटेड द 10 प्रिंसिपल उपनिषद विद पुरोहित सौम्य। मतलब इन्होंने ट्रांसलेट किए 10 उपनिषद के सिद्धांत पुरोहित के समय में। अब ये रचनाएं एलटी ग्रेड की दी गई हैं, ये भी देख लीजिए। तो ये टीजीटी में थी, एलटी वाली बुक है उसमें दी गई हैं। जैसे 1899 में इनका वर्क आया एवर लास्टिंग वॉइसेस। 1899 का क्या आया? द एवर लास्टिंग वॉइसेस। अगला आया द फॉलिंग ऑफ द लीव्स, 1899 में ही आई द फॉलिंग ऑफ द लीव्स।
अगला है ए डीप सॉर्न वो 1917। अगला है ए गैल्वे रेसेस 1919 में। कौन कौन रचनाएं हैं? एवर लास्टिंग वॉइसेस 1899, द फॉलिंग ऑफ द लीव्स 1899, ए डीप सॉर्न वो 1917 और गैल्वे रेसेस 1909। अगला है ए कोल्ड द कोल्ड हेवन 2016, 1916 होगा, 2016 लिखा होगा, बाद में कोई प्रकाशित की है। और सैलिंग टू बाइजेंटम 1928, लेडा एंड द सॉन 1923, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर 1921, ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग 1920, बहुत ही फेमस पोएम है द सेकेंड कमिंग 1920, द लिविंग ब्यूटी 1919 और 1919 में एक और पोएम तुरंत आई व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू आर ओल्ड 1919 में ही आई। अगली 1919 में आई द बैलून ऑफ द माइंड, द बैलून ऑफ द माइंड, एन एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ 1919 में ये भी आई, एन एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ। और 1916 में रचनाएं आई द यंग मैन सॉन्ग, द फिशरमैन, द ड्रिंकिंग सॉन्ग, द प्लेयर क्यून, ये 1916 में आई। फिर एक बार देख लीजिएगा इस पेज की रचनाएं। द कोल्ड हेवन 2016, सेलिंग टू बाइजेंटियम 1928, लेडा एंड द सॉन 1923, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर 1921, ईस्टर 1916, द सेकेंड कमिंग 1920, द लिविंग ब्यूटी 1919, व्हेन यू आर ओल्ड 1919, द बैलून ऑफ द माइंड 1919, एन एयरमैन फोर्सेस हिज डेथ 1919 और यंग मैन सॉन्ग 1916, द फिशरमैन, ए ड्रिंकिंग सॉन्ग, द प्लेयर क्यून, ये सारी 1916। 1916 के बाद में अगली रचनाएं हैं द रोज ऑफ बैटल 1892 की रचना है, द रोज ऑफ द बैटल। अगला है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री 1890, बहुत ही फेमस रचना है इनकी ये, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। अगली है हैड विसेज फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवन 1889 की रचना है, हैड विसेज फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवन। अगला है द स्टोलन चाइल्ड 1889। अगला है द वंडरिंग ऑफ ओशिन एंड अदर पोएम्स 1889, द वंडरिंग ऑफ ओशिन एंड अदर पोएम्स 1889। अगला है द सेल्टिक ट्यूलाइट 1893, द सैडोवी वाटर्स 1900 में, द सैडोवी वाटर्स 1900 में, इन द सेवन वुड्स 1900 में, ए पैकेट फॉर इजरा पाउंड 1929, ऑन द बॉयलर एसेज पोएम्स एंड ए प्ले, ये उनके मरने के बाद 1939 में प्रकाशित हुई। फिर एक बार देख लो। पहला है ए रोज ऑफ बैटल 1892, ए रोज ऑफ बैटल 1892, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री 1890, द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री 1890, एड विसेज फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवन 1889, एड हैड विसेज फॉर द क्लॉथ्स ऑफ हेवन 1889, द स्टोलन चाइल्ड 1889, द वंडरिंग ऑफ ओशिन एंड अदर पोएम्स 1889, द सेल्टिक ट्यूलाइट 1893 और 1900 में दो रचनाएं आई द शैडो वाटर्स इन द सेवन वुड्स, ये दो रचनाएं आई। 1929 में एक आई ए पैकेट फॉर इजरा पाउंड और लास्ट में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई कविताएं 1939 में किस नाम से, ऑन द बॉयलर एसेज पोएम्स एंड ए प्ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरीके से विलियम बटलर ईट्स की जितना भी जीवन परिचय था, जो रचनाएं थीं, वो हम सारी, इससे हटकर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। हम 4-4 किताबों का नोट्स बना रहे हैं एक साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।